33। ये कुछ देखा देखा लग रहा है। तल्ख यादें हैं, अच्छी यादें हैं। अच्छा जी, फिजिकल क्लास में है कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला? खड़े हो जाए। किधर है? अच्छा माशाल्लाह। और आप थर्ड। और हाइब्रिड में कौन है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला? अच्छा, अच्छा जी, पेज नंबर 2। इनामात याद कराइएगा, अगले हफ्ते तकसीम किए जाएंगे। पेज 109। हमने ये पढ़ा था, गरम तो नहीं कब, ये पढ़ा था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कभी कभी बुलाकर सहूलत देता है इलाज की। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये कहे कि मैं तुम्हारा इलाज करता हूं, तो ये तो बहुत नामुनासिब फिक्र है कि आज जो मैं तुम्हारा इलाज करता हूं आज। तो एम्प्लॉयर ऑब्वियसली एम्प्लॉय को किसी अस्पताल में भेजेगा। वो वाला इलाज तो आप भी साथ वाले का अक्सर करते रहते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ऑब्वियसली किसी अस्पताल में भेजेगा और अस्पताल में डॉक्टर उसका इलाज करेंगे एक ही दफ़ा सही तरह। तो ये जो इलाज की बात की जा रही है, तो इसमें मैंने ये कहा था कि जिस वक्त चेहरों पे मुस्कुराहट लाए ना, ऐसे ऐसे बैठा करें। अब आप लोग बस ऐसे ही रखें ज़रा, थोड़ी देर में मैं पढ़ाता हूँ तो आधा मिनट ऐसे रखें ज़रा। तो इसको यार बता दो मुस्कुराते कैसे हैं। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से जिस वक्त नौकरी का मुआहिदा साइन हो रहा था, वेल डन, कुछ लोगों ने मुस्कुराहट रखी है अभी तक बरकरार, रियली अप्रिशिएट। अगर स्माइल थेरेपी, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से ये मुआहिदा कर लेता है नौकरी के वक्त कि मैं तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दूंगा, और ये मुआहिदे में लिख भी देता है, तो ऐसी सूरत में मैंने कहा था कि क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, उसको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के पैसे मिले सारे के सारे एग्जेम्प्ट होंगे। लेकिन शर्त यह है कि नेशनल टैक्स नंबर अस्पताल या क्लिनिक का आप बताएं, और साथ दूसरी शर्त यह है कि एम्प्लॉयर उस बिल को सर्टिफाई करे, उस पर साइन करे। ओके, अच्छा जी। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा मैं तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी देता हूं, मेडिकल फैसिलिटी, या मैं तुम्हें देता हूं मेडिकल रीइंबर्समेंट, वन एंड द सेम थिंग। मेडिकल फैसिलिटी ये है फलां अस्पताल में जाओ इलाज करा लो, वहां बता देना तुम यहां नौकरी कर रहे हो, वो कार्ड वगैरह चेक करके इलाज कर देंगे। और रीइंबर्समेंट ये है कि फलां अस्पताल के अंदर जाओ इलाज करा लो, बिल ले आओ, मैं बिल तुम्हें रीइंबर्स कर दूंगा। तो वन एंड द सेम थिंग। अगर जिस वक्त एम्प्लॉय नौकरी करने आया था उस नौकरी के मुआहिदे में ये लिखा हुआ था कि इसको इलाज की सहूलत दी जाएगी, तो फिर हमने कहा था कि इसको क्या कर दें, एग्जेम्प्ट कर दें। लेकिन अगर मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट दी जा रही है और नॉट एज पर टर्म्स है, यानी जिस वक्त नौकरी का मुआहिदा किया जा रहा था उस वक्त ये बात की गई, ये कौन से सफ़े पलट रही है, अभी थोड़ा टाइम पे बुक का आखिरी ऑप्शन है नहीं हूँ। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये कहे कि मैं तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट नहीं दूंगा, यानी कि टर्म्स में लिखा हुआ है कि तुम्हें सैलरी मिल जाएगी, बोनस मिल जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा, ज़्यादा हुआ तुम्हें गाड़ी दे देंगे घर और दफ्तर के इस्तेमाल के लिए, बस। अब कहीं लिखा ही नहीं हुआ था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो है वो फैसिलिटी भी देगा। लेकिन जब एम्प्लॉय बीमार हुआ तो एम्प्लॉयर के दिल में रहम का मादा जागा और एम्प्लॉयर उसको मेडिकल फैसिलिटी देने पर तैयार हो गया। तो ऐसी सूरत में क्योंकि ये टर्म्स में नहीं लिखा हुआ था उसके बावजूद ये सहूलत दी जा रही है,
तो जितना इलाज पे खर्चा आया था वो सारा का सारा क्या है, टैक्सेबल है। कई दफा एम्प्लॉयर ये कहता है कि मैं तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहा, तुम पता नहीं 6 लाख का 7 लाख का जाके इलाज करवा लो, मैंने तो 6 लाख कभी जिंदगी में इकट्ठा नहीं देखा, तो मैं कहां से तुम्हारे इलाज का खर्चा भरूंगा। तो ना मैं तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी देता हूं, ना मैं तुम्हें रीइंबर्समेंट देता हूं। हाँ, एक सहूलत मेरी तरफ से ले लो, वो ये सहूलत है कि मैं तुम्हें जो है वो अलाउंस दे देता हूं, मेडिकल अलाउंस, लगा बंदा कैश। अब तुम ज्यादा बीमार हो कम बीमार हो वो तुम्हारी किस्मत, मेरी तरफ से 25,000 रुपया हर महीने तुम्हें मिल जाएगा इलाज के लिए, बीमार हो ना हो वो पैसे मैंने वापस नहीं लेने तुमसे, लगा बंदा कैश। ये वाहिद अलाउंस है जिसको हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक माफ करेंगे। ये वाहिद अलाउंस है जिसको हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक माफ करेंगे। अगर कभी एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा सखी हो तो एम्प्लॉयर कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज भी करवा देता हूं, जैसे कि नौकरी के मुआहदे में लिखा हुआ था, और इसके अलावा मैं तुम्हें हर महीने थोड़ा सा कैश भी दे दिया करूंगा, लगा बंदा कैश, इलाज भी करवा देता हूं इसके अलावा कैश भी दे दिया करूंगा। तो अब एम्प्लॉयर बहुत सखी बन रहा है। ऐसी सूरत में लॉ मेकर ने कहा है कि ये जो मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट है इसको तो माफ कर दो क्योंकि ये एज पर टर्म्स है, लेकिन ये जो इलाज के साथ पैसों की सहूलत दी गई है इसे टैक्सेबल कर दो, क्योंकि एक चीज माफ है तो दूसरी को क्या कर दो, टैक्सेबल। और आखिरी सिनेरियो ऑब्वियसली ये बनेगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा तुम्हारा इलाज भी करवा दिया करूंगा मैं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा तुम्हारा इलाज तो नहीं करवा के दूंगा, लेकिन जब बीमार हुआ तो इलाज करवा दिया। टर्म्स में नहीं लिखा हुआ था, टर्म्स में नहीं लिखा हुआ था। जैसे कॉलेज में आप आने लगे तो ये नहीं लिखा हुआ था कि आपको पढ़ाई के साथ रोजाना जूस भी पिलाया जाएगा, लेकिन रोजाना जूस पिलाना शुरू कर दिया, यानी नॉट एज पर टर्म्स, लिखा नहीं था, गप मार रहा हूं, लिखा नहीं था, लेकिन जो है वो शुरू कर दिया। तो कहा नहीं था कि इलाज कराएंगे, लेकिन इलाज करवाना शुरू कर दिया। तो अगर ये नॉट एज पर टर्म्स है और साथ एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा तुम्हें लगा बंदा कैश भी दे दिया करूंगा, तो फिर मेरे ख्याल से ऐसी सूरत में पहले वाले को टैक्सेबल कर दें, क्योंकि अब एक टैक्सेबल हो गया है तो दूसरे वाले को माफ कर दें अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। एक दो दफा देख लें आप लोग, फिर लेफ्ट वाली साइड नोट करके राइट वाली खुद ही नोट करें, व्हाइट बोर्ड पे देखे बगैर। एक दो दफा देख लें, फिर लेफ्ट वाली साइड नोट करके राइट वाली खुद ही नोट करें। भाई केबल है गाड़ी में, जरा मंगवा दें। ओके, चलें जी। जी दीवानगी में कहाँ चले गए थे कल, परसों भी नहीं थे क्या? ऐसे क्या कर रहे हो, बाल कटवाने गए थे? घर गए थे, शुक्र है माथा नजर आना शुरू हुआ है।
बड़ी अचीवमेंट की आपने इन दिनों में। जो घर गया वो गिर गया, अपने वादों से फिर गया। क्या कह रहे हैं वादे? चलें जी, इट्स ओवर। चलें अब दूसरी साइड देखे बगैर नोट करें। ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी, ले आए। हो गया बच्चों, अकल के पक्को। बस अब छोड़ें, इधर देखें, इधर भी बना हुआ है। मैं तुम्हें इलाज की सहूलत दे रहा हूं, जैसे कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा इलाज करवाया करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे हालात पता थे। तो ये क्या हो जाएगा? माफ। मैं तुम्हें इलाज की सहूलत दे देता हूं, लेकिन तुम्हें याद है पागल, तुम्हें याद है दीवाने, मैंने तुमसे कहा था कि इलाज करवा के नहीं दूंगा, लेकिन जाओ, क्या किस सखी से पाला पड़ा, इलाज करवा देता हूं, फुली टैक्सेबल। मैं तुम्हें सिर्फ लगा बंदा कैश दूंगा, तुमने इलाज की सहूलत को मिस यूज करना है। हाइब्रिड में बातें करते हुए तुमने इलाज की सहूलत को मिस यूज करना है। चलें, वेल डन, आपको पता चल गया। एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मैं तुम्हें लगा बंदा कैश भी दे देता हूं और तुम्हारा इलाज भी करा देता हूं। अच्छा याद रखिएगा, ये अलाउंस कभी नहीं होता एज पर टर्म्स, नॉट एज पर टर्म्स। ये एज पर टर्म्स और नॉट एज पर टर्म्स सिर्फ क्या है? मेडिकल फैसिलिटी। अलाउंस नहीं होता एज पर टर्म्स और नॉट एज पर टर्म्स। मैं तुम्हें लगा बंदा कैश भी दे देता हूं और इसके साथ मैं तुम्हारा इलाज भी करवा देता हूं, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था जब तुम नौकरी करने आए थे। अब ये जो अलाउंस है इसको आप टैक्सेबल कर दें, और ये जो सहूलत है, क्योंकि ये एज पर टर्म्स है, तो इसको आप टैक्सेबल लो। पूरी रात रोंदे रहे, सुबह भी उठ के रोते रहे कि हुआ क्या था। ये तो कल जिन्होंने दिए हैं पेपर उनको पता है हुआ क्या। अच्छा, नेक्स्ट, मेडिकल अलाउंस। अलाउंस भी दिया जा रहा है और फैसिलिटी भी दी जा रही है, लेकिन फैसिलिटी क्या है? नॉट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स, टर्म्स के मुताबिक नहीं है। अब क्योंकि ये टर्म्स के मुताबिक नहीं है तो ये फुली टैक्सेबल, और ये एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बस जितना करवाया जाए उतना किया करें, ये वो काफ़ी होता है। अगला सफ़ा, यानी जो मैं मिसाल टिक करवाऊँ उसको टिक कर लिया करें, मैं इतना और मिसालें करने की ज़रूरत नहीं। मिसालें मसाला लगा के मैं खुद कराऊंगा। अच्छा जी, पेज 110, क्वेश्चन नंबर 4। बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर अंजा इज ₹40,000 पर मंथ। अंजा की सैलरी है 40,000 पर मंथ। महंगाई अलाउंस उसको मिल रहा है 4,000 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस उसको मिल रहा है 6,000 पर मंथ। मेडिकल अलाउंस उसको मिल रहा है 5,000 पर मंथ। उसको इलाज की सहूलत भी अवेलेबल है, लेकिन नौकरी जब हो रही थी शुरू, उस वक्त लिखा नहीं हुआ था इलाज की सहूलत अवेलेबल है, लेकिन उसकी आह सुन के एम्प्लॉयर ने कहा तुम्हें इलाज भी करवा देता हूं। मेरे ख्याल से ये अलाउंस भी है और हॉस्पिटलाइजेशन नॉट एज पर टर्म्स है।
अलाउंस भी है और हॉस्पिटलाइजेशन, तो अलाउंस को माफ कर दिया जाएगा इस हद तक 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक, और इसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। भाई मेरा कैलकुलेटर भी पता करें। 4 लाख जी। $60,000 लेस माफ अप टू कैलकुलेटर हाथों में पकड़ा हुआ है, और मेडिकल फैसिलिटी अलाउंस तो ऊपर हो गया ना, मेडिकल फैसिलिटी इसको क्या कर दें आप, टैक्सेबल। एक चीज माफ कर दें ना, दूसरे को टैक्सेबल कर दें। जी जी, पता चल गया, पीछे ना पड़े बच्चे, अगला परेशान हो जाए की कर रहे माफी दे दो मैंने। नोट करें आज साथ वाले के फोरहेड पे, ओके। मोबाइल ना यूज करें हाइब्रिड में, छोड़ दें, क्या फायदा। ओके नेक्स्ट। Basic salary of Kamran is Arman Khan is 40,000 per month. Basic salary is 40,000 per month. कितना हो गया? DNS allowance is 4,000 per month. House rent allowance is 6,000 per month.
एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके नौकरी के माहिदे में लिखा हुआ था जब वो नौकरी करने आया था कि तुझे हम इलाज करा के देंगे 30,000 का, जो कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दे रहे हैं, इसके साथ लगा बंदा कैश भी देंगे हर महीने। तो लगा बंदा कैश भी और इलाज की सहूलत भी। अब ये चौथे या पांचवें सिनेरियो में से जाकर ढूंढना है क्योंकि दोनों बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लगा बंदा कैश भी और इलाज की सहूलत एज पर। अब अगर लॉजिक पे रहें तो ये टर्म्स के मुताबिक माफ कर दें। अब अगर एक चीज माफ कर दी है तो लॉजिक पे चलते हुए दूसरी चीज को तो 30,000 पे हॉस्पिटलाइजेशन के जो हैं उसको एग्जेम्प्ट कर दें, और मेडिकल अलाउंस के जो पैसे हैं 3,000 ज़रा 12 30, इसको क्या कर दें, व्हाट डज इट मीन, वट एवर इट मे बी, ये मतलब है, इसका और कोई मतलब नहीं है, पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल रहे हैं। यानी कि आप आपका ये लेवल होगा मैं आपसे टोटल कराऊं 3 जमा 4 जमा 6 जमा 7 कैलकुलेटर पे करके दिखाऊं, या तो आगे टैक्स लायबिलिटी निकालनी हो ना। ये छोटी छोटी न्यूमेरिकलियां करते नहीं, तो जब न्यूमेरिक कला आता है तो फिर परेशान हो जाते हैं। जो कलियां नहीं संभाल सके वो कला कहां से संभालेगा। देखिए साथ वाले कले को मुरझाई भी है या एक्टिव है, इसको ताज़ा दम रखा करें। बेसिक सैलरी ऑफ अली भट्ट इज 40,000 पर मंथ। ये बहुत पुराने स्टूडेंट थे, अब तो इन्होंने सीए भी कर लिया। उस वक्त इनके नाम डाले थे जब इनको पढ़ाते थे, अली भट्ट। ये तो पता नहीं किस कहाँ है अब, ये ज़रिया याद आ रही हैं। अच्छा आपका भी क्लास के बारे नाम डलवा लेना, वो परेशान हो रहे कि जी जी आपका नाम भी, आप अगले में इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन लो, आपका नाम भी डालेंगे हम। बेसिक सैलरी ऑफ अली भट्ट 9 इज 40,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंसेस 4,000 पर मंथ एंड हाउस रेंट अलाउंसेस 6,000 पर मंथ। वो हजरत हाथ खड़ा करें जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था ऐसी जूम मीटिंग में, जरा एंजॉय करने के लिए आए थे कल। और कितने लोगों ने दिया था कल टेस्ट? ठीक है, हाइब्रिड में भी हाथ खड़े करें जी, वेल डन। हाथ खड़े का मतलब ये होता है कि अब नंबर भी पूछे जाएंगे। तो बेसिक सैलरी इज 40,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंसेस 4,000 पर मंथ, हाउस रेंट अलाउंसेस 6,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी 40,000 इंटू डीएनएस अलाउंस 4,000 इंटू हाउस रेंट अलाउंस 6,000 इंटू मेडिकल अलाउंसेस 15% ऑफ। अब ये जरा आपने ना गौर से समझना है, मेडिकल अलाउंसेस 15% ऑफ। यार इनकी ना इन सारे चारों सवालों की आपने जाकर रिवीजन करनी है आज, इसलिए 1 भी मैं टिक कर रहा हूँ, मैंने कराया नहीं लेकिन मैं टिक कर रहा हूँ। चारों सवालों की तरह रिवीजन करनी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, इसको इलाज की सहूलत भी दी जा रही है और लगा बंदा कैश भी दिया जा रहा है, या सिर्फ लगा बंदा कैश दिया जा रहा है? मुझे तो तीसरा तीसरा लागे, आपको भी तीसरा तीसरा लागे। तो तीसरे तीसरे में क्या करना है, माफ कर देना है उसको। कहां तक? 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक। जी मेडिकल अलाउंस बोले 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 बोले, ये 480 है ना मेरा माय डियर, तो फिर इस 40,000 को क्यों देख रहे हो? मेडिकल अलाउंस वो दे कितना रहा है? बेसिक सैलरी का वो दे, ये एम्प्लॉयर दे रहा है। मेरा सवाल ये है कि माफ कितना है वो अलग सवाल है, पहले ये तो देख लें एम्प्लॉयर दे कितना रहा है। 480,000 इंटू 70। बेटा अंदर आओ, तुम्हें कितनी दफा समझाया हुआ है, अभी तुम बड़े नहीं हुए। अंदर आओ, हैं 2 को लेके आओ। क्यों अंदर बुलाया इसको? लेस माफ। ये तो सवाल का 15% था ना, ये तो लॉ की लिमिट है।
कैलकुलेटर के बताएं 418 to 10%, 48,000, दैट्स नाइस। कैलकुलेटर के साथ बताएं 24,000। इसका क्या मतलब है? व्हाटएवर इट मे बी। कल टेस्ट के दौरान कोई भाई कैलकुलेटर ढूंढने गए थे, इतनी देर में टेस्ट खत्म हो चुका था, रजाई के अंदर कहीं गुमा हुआ था, पता नहीं कितने तक कैलकुलेटर। माशाल्लाह हथियार तैयार रख के जंग में जाते हैं, बिना हथियार के पहुंचे हुए हैं। थोड़ा न्यूमेरिकल की प्यास लग रही है, जरा इसको बुझा लें। लग रही है आपको भी? क्योंकि असल में टेस्टों में आते हैं, फिर आप कहते हैं कराते करूते हैं, कोई नहीं टेस्टों में दे देते हैं। तो जिस दिन आप लोग घर बैठे थे उस दिन हमने किए ही सारे न्यूमेरिकल थे। परसों की बात है ना? ये 7 लाख से ज़्यादा भी घर था उस दिन। ये बड़ा बनता है। पेज 426। पेज नंबर नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा, हो ही नहीं सकता पेज नंबर बताऊं मैं। पेज नंबर 426, क्वेश्चन नंबर 30। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2023, टैक्स ईयर 2023 में जब आपने सीए शुरू नहीं किया था, अमजद कैरिड आउट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज। अमजद ने ये ट्रांजैक्शंस की हैं। रिक्वायर्ड डू नथिंग, सॉरी, कंप्यूट अंडर अप्रोप्रिएट हेड ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ अमजद फॉर टैक्स ईयर 2023। ये लफ्ज कभी जिंदगी में पढ़ा हुआ? लेट आउट द बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। किराए पे दे दी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एडवांस पे कब्जा कर लिया, प्लॉट बेच दिया। अच्छा चलें, ये तो मेन चीज़ें जो पेपर में हमने पकड़नी होती हैं। ऑब्वियसली आप पहले तो नहीं पकड़ सकते थे, आपको तो पूरा सवाल पढ़ना था, लेकिन आप अगर हाईलाइट इसको कर लें तो ये मेन चीज़ पकड़नी होती है, जहाँ से पता चलता है कि सवाल ने, इस ऊंट ने किस रुख पे बैठना है। ऑन 1 जुलाई 2022, साल के पहले दिन या साल के आखिरी दिन? साल के पहले दिन। हमारा टैक्स ईयर 2023 है ना। साल के पहले दिन अमजद परचेज्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग इन सक्खर। अमजद ने सक्खर का पत्नी एच की तरह, अमजद परचेज्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग इन सक्खर अलॉन्ग विद मशीनरी एट अ प्राइस ऑफ 4 मिलियन एंड 6 मिलियन रिस्पेक्टिवली। उसमें उसने बिल्डिंग 4 मिलियन की ली है और मशीनरी 6 मिलियन की ली है। टू मैनेज द शॉर्टेज ऑफ फंड्स of 2 million, he borrowed the same। 2 मिलियन उसने उधार पे ले लिया है फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से, थ्रू अ क्रॉस चेक। उधार कैश में लिया है या उधार क्रॉस चेक में लिया है? अब अगर उधार क्रॉस चेक में लिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शमशाद के पास एनटीएन है या नहीं है, क्योंकि चाहे उधार देने वाले के पास एनटीएन हो या ना हो, वो क्रॉस चेक में उधार दे सकता है। इसलिए जहां तक ताल्लुक है इस 2 मिलियन का, ये 2 मिलियन किसी इनकम में नहीं जाएगा। द लोन कैरीज इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 18% पर एनम। लोन पर 18% इंटरेस्ट है पर एनम। ओके, इसका देख लेते हैं क्या करना है। ऑन 1 जनवरी 2023, हमारे साल के मिड में, क्योंकि हमारा साल 1 जुलाई 22 को शुरू हुआ है और 30 जून 23 को खत्म हुआ है। हमारे साल के मिड में ही लेट आउट हिज बिल्डिंग अलॉन्ग विद मशीनरी टू बासित एट अ मंथली रेंटल ऑफ 5 लाख पेएबल इन एडवांस। का मतलब यह है कि जनवरी का किराया 1 जनवरी को मिल जाएगा। ये नहीं होगा कि जनवरी का किराया 31 जनवरी को मिलेगा। फरवरी का किराया 1 फरवरी को, मार्च का किराया 1 मार्च को, जून का किराया 1 जून को। ठीक है,
वो एरियर में भी होता तो सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। और ये प्रॉपर्टी का चैप्टर ऐसा नहीं है कि इसमें कैश अकाउंटिंग चलनी है, वैसे भी प्रॉपर्टी के चैप्टर में वैसे भी एक्रूअल अकाउंटिंग ही चलनी है, लेकिन इस सवाल में तो अल्लाह का शुक्र है मसला ही नहीं है। जनवरी का किराया भी जनवरी में मिला है, हाँ पहले दिन मिला आखिरी दिन मिला, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फरवरी का किराया भी फरवरी के पहले दिन मिला, मार्च का किराया भी मार्च के पहले दिन मिला, तो 6 किराए हैं हर महीने के शुरू में मिल गए हैं। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर incurred by अमजद इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टीज इन सक्खर एंड कराची। सक्खर और कराची वाली प्रॉपर्टीज के ये खर्चे हैं। तो पहले सक्खर वाली को भी हम डील कर रहे हैं, उसके खर्चे देख लेते हैं। सक्खर के अंदर इसने बिल्डिंग की रिपेयर करवाई है और मशीन की रिपेयर करवाई है। इसके अलावा इसने ग्राउंड रेंट पे किया है। इसके अलावा क्या पे किया है? ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट का मतलब सोच के बताएं जरा क्या होगा। सवाल में लिखा हुआ है अमजद परचेज्ड अ फैक्ट्री बिल्डिंग अलोंग विद मशीन। तो बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि ये अमजद के लिए, अमजद ने ऊपर वाली बिल्डिंग खरीदी है और मशीन खरीदी है, तो ग्राउंड नहीं खरीदा, लैंड नहीं खरीदी। तो लैंड किसी की है, पिछले बंदे ने हो सकता है इस पे फैक्ट्री बनाई हो, इसने तो मेरे ख्याल से फैक्ट्री खुद बनाई भी नहीं, इसने तो फैक्ट्री खुद बनाई भी नहीं। तो इसने एक फैक्ट्री खरीदी है और उसकी यानी बिल्डिंग खरीदी है और उसके अंदर पड़ा हुआ प्लांट खरीदा है, लेकिन नीचे वाला ग्राउंड इसका नहीं है। तो फैक्ट्री के पैसे दे दिए बिल्डिंग के, और प्लांट के भी पैसे दे दिए, और नीचे ग्राउंड का किराया दे रहा है। इसका मतलब है ये फैक्ट्री की बिल्डिंग और मशीन को ओन कर रहे हैं और ग्राउंड का क्या पे कर रहे हैं? किराया पे कर रहे हैं। तो ये जमीन है, थोड़ी सी बिल्डिंग उठा के हम बना देते हैं और इसमें थोड़ी सी मशीनें डब। तो ये इसने परचेज की है, पता नहीं कितने की लिखा हुआ सवाल में, ये इसने परचेज की है और ये भी इसने परचेज की है, लेकिन इसका वो क्या दे रहा है? ग्राउंड का रेंट दे रहा है। इसके अलावा उसने बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई है, तो उसका खर्चा भी है इसका 1,50,000। अब मुझे बताएं आप कि ये जो हमारी इनकम बन रही है, ये इनकम कहाँ फॉल करेगी? जल्दी बताएं। इनकम प्रॉपर्टी, दीवाने, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो बिल्डिंग का प्लांट है मशीनरी के साथ किराए पे देना इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलिए जी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। खोल लें रजिस्टर और जल्दी से ग्रॉस रेंट निकालें। बी क्विक, जल्दी करें। अच्छा जी भाई, घर कितना अर्सा किराए पे रहा? ऑन 1 जनवरी 2023 he let out his building together with plant and machinery at a monthly rental of 5 lakh payable in, बोले, income from other source, gross rent from letting out building together with plant and machine। जी बोले 5 लाख इंटू 6 months। 6 से क्या मुराद है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। रुपीज इन 1000,
कितना? अच्छा, कौन से चैप्टर है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमने पढ़ा था in computing income under the head income from other source, a deduction shall be allowed for any expenditure paid by the person. आपको हर किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाजत है। अदर सोर्स के चैप्टर में वो लंबी लिस्ट नहीं बनी हुई जैसे सेक्शन 15A में लंबी लिस्ट बनी हुई थी। सेक्शन 15A में काफी लंबी चौड़ी लिस्ट बनी हुई थी ना, रिपेयर अलाउंस, इंश्योरेंस, फलां फलां फलां। इधर क्या लिखा हुआ है? हर किस्म का खर्चा इधर माइनस करने की, बस मजे करें, फिर जाएं, फिर खर्चे माइनस करें। तो ये रिपेयर आपका एक जेन्युइन खर्चा है, बस शर्त ये थी कि नो डिडक्शन विल, सॉरी नहीं, शर्त ये थी कि इफ द एक्सपेंडिचर इज पेड इन डिराइविंग इनकम, बस साबित करते हैं ये इनकम कमाने के लिए खर्चा किया, बातें ना करें। तो जाहिर बात है अगर मैंने बिल्डिंग किराए पे दी है और मशीनरी किराए पे दी है तो बिल्डिंग की रिपेयर भी होगी, मशीनरी की रिपेयर भी होगी। तो ये मेरा इनकम कमाने के लिए जेन्युइन खर्चा है, इसको माइनस कर लें। डिडक्शंस, रिपेयर किसकी? बिल्डिंग की। फिर रिपेयर कितने कितने की? 270, 50,000। ओके, ग्राउंड रेंट, ग्राउंड, मेरे भाई जिसका ये ग्राउंड होगा उसको जो ये मिल रहा होगा वो इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, वो अलग डिस्कशन है। जिसकी ये ग्राउंड होगा उसको जो मिल रहा होगा वो अलग बात है। फिलहाल मेरी बात है कि मेरे लिए तो ग्राउंड रेंट आज, और इससे मैं क्या ऊपर चीज बना के किराए पे दे रहा हूं या मशीनरी और बिल्डिंग किराए पे दे रहा हूं? अगर मैं खाली बिल्डिंग किराए पे देता तो मेरी इनकम प्रॉपर्टी कमा रहा होता। अभी अगर मैंने मशीन डाल के किराए पे दिया तो मैं क्या कमा रहा हूं? इनकम फ्रॉम। अब मेरे लिए ग्राउंड का रेंट देना खर्चा है क्योंकि मैंने ये ग्राउंड किराए पे लिया हुआ है, लेकिन जिसको ग्राउंड जिसने दिया हुआ है किराए पे उसका तो सवाल ही नहीं है हमारा, क्योंकि ग्राउंड रेंट के साथ सवाल में क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर। तो मेरे लिए ग्राउंड का रेंट खर्चा है। और पूरी अगर पिक्चर आपको समझ आ रही है तो सवाल में कहानी पता क्या चल रही है? सवाल में कहानी ये चल रही है कि मैंने बिल्डिंग खरीदी है, मैंने मशीन खरीदी है और मैंने लैंड नहीं खरीदी, इसलिए मैं ग्राउंड का क्या पे कर रहा हूं? रेंट। तो मैं इसलिए ग्राउंड का रेंट खर्चे के तौर पे क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। लॉ में तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। एक लफ्ज लिखा हुआ है यहां, एनी, सेक्शन 40 का 1, इसके मुताबिक एनी, हर किस्म का खर्चा माइनस करने की जाती है। ये जेन्युइन खर्चा है। अगर मैं ये किराए पे ना, अगर मैं ये चीजें ना खरीदता और ये किराए पे ना चढ़ाता तो क्या ये खर्चे करने पड़ते? नहीं। तो इसी वजह से ये खर्चा करना पड़ा ना। ग्राउंड रेंट कितना? 50,000। बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराना, अब जाहिर बात है मुझे डर है कि सैलाब आ जाए, जलजला आ जाए तो मेरी बिल्डिंग लाहौर में थी, जाके मियाँ वाली से मिले मुझे, तो मैं तो बड़ा परेशान हूं इस बारे में। तो मैंने बिल्डिंग की क्या करवा ली? इंश्योरेंस करवा ली। तो बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाना ये कहां फॉल कर जाएगा? एनी एक्सपेंडिचर।
जी बोले। हाँ जी, क्या क्या 2486, क्या 2486? टोटल किसने पूछा? टोटल सीरियस में कैसे हंस रहे हैं? टोटल पूछे मैंने? टोटल पूछे? सीरियस में हुआ करें। अच्छा, अब कितना उधार लिए शॉर्टेज ऑफ फंड्स को पूरा करने के लिए? 2 मिलियन। तो ये भी चाचे को पे कर रहे हैं ना इंटरेस्ट, ये भूल गया था आपको। तो अगर मैं ये लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी वाले सिनेरियो में बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे ना चढ़ाता तो क्या मैं ये लोन लेता? तो इसका मतलब है क्या मैं ये कह सकता हूं कि इंटरेस्ट का खर्चा, वैसे सेक्शन 15A में सारे खर्चे अलग अलग बताए हुए थे, वो ज़्यादा अच्छा सेक्शन था, उसमें ज़रा याद भी आ जाती थी चीज़ें। सेक्शन 15A में बताया हुआ था इंटरेस्ट का खर्चा भी होता है, ग्राउंड रेंट का खर्चा भी होता है, रिपेयर का खर्चा भी होता है, रेंट कलेक्शन चार्जेस का खर्चा भी होता है, इंश्योरेंस का खर्चा भी होता है, मेंटेनेंस का खर्चा भी होता है। सेक्शन 15A में बहुत डिटेल बताई हुई थी। अब इसमें इसने एनी लिख दिया, याद करने में तो आसान है, लेकिन आज बात समझ आई कि एनी नहीं है, ये तो पूरा एना है, ये तो बहुत ज्यादा इसके अंदर खर्चे आ जाते हैं। तो इसलिए अब इंटरेस्ट भी माइनस होगा। लेकिन एक क्लास में पहले बात हो गई थी, इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर के क्वेश्चन 14 में शायद ये बात हुई थी कि अगर इनकम ऊपर 6 महीने की है तो नीचे इंटरेस्ट भी 6 महीने का माइनस करें। ऐसा ना हो कि इनकम ऊपर 6 महीने की और नीचे इंटरेस्ट पूरे साल का माइनस हो रहा हो। हाँ, पे वैसे आप पूरे साल का ही कर रहे होंगे, इससे मैं एग्री करता हूं। शमशाद से जो आपने उधार लिया हुआ है 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख रुपए पे जो इंटरेस्ट है वो आप पे उसे पूरे साल का करेंगे, क्योंकि यकम जुलाई को उधार लिया है, पे उसे पूरे साल का करेंगे। लेकिन क्योंकि ऊपर हम इनकम 6 महीने की रिकॉर्ड करें, इसलिए इंटरेस्ट भी 6 महीने का माइनस करें। जैसे प्रॉपर्टी के चैप्टर में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट माइनस करना है, तो यहां तो एनी लिखा हुआ है, एनी में तो फिर सब कुछ आ जाएगा। 2 मिलियन इंटू 18% इंटू 6/12, 180,000 आ रहा है। आखिरी 3 सिफर को ऐसे उड़ा दें हवा में, ऐसे करें हाथ और आप ऐसे उड़ाएं, ऐसे करें, ऐसे। चलें जी, जी बॉयज हाइब्रिड फर्स्ट रो ओके, क्लियर भाई? चलें जी आगे, नेक्स्ट। डिडक्शन सेक्शन 40.3, a person receiving income from lease of building together with plant and shall be allowed a deduction for of plant or and initial अलाउंस अभी हमने पढ़ा नहीं, वो मैंने आज डिस्कस भी नहीं करना। तो आपको डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है। अगर आप कौन सी इनकम कमा रहे हैं, सिर्फ तो गलती से यही सवाल पूछा था ना, कौन सा था, कौन सा वाला था सवाल, किसी को याद है? डेप्रिसिएशन इज अलाउड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यस, हमेशा तो नहीं, नो हमेशा नहीं, नो भी नहीं, इन स्पेसिफिक केस ऑनली। सिर्फ एक सूरत में होगा, जब आप लैंड एंड बिल्डिंग को किसी साथ किराए पे देंगे। जनरल रूल ये है कि अदर सोर्स के चैप्टर में डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है कैपिटल नेचर का खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन एक सूरत में माइनस कर सकते हैं। तो शायद सही बना हुआ था ये एमसीक्यू,
कि यस हमेशा माइनस कर सकते हैं, नहीं ऐसी बात भी नहीं है। नो कभी भी माइनस नहीं कर सकते, नहीं ऐसी बात भी नहीं है। कभी कभी माइनस कर सकते हैं, हाँ ये बात थी। क्या मतलब, ये क्या बात है? क्या क्या अगर आप अदर सोर्स इनकम कमा रहे हों तो आप डेप्रीसिएशन जो है वो हमेशा माइनस कर सकते हैं? ये बात तो, यस वाली बात तो सही नहीं है। क्या अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमा रहे हों तो क्या आप, ये ऑनलाइन वाले जो हजरात हैं जिन्होंने लेट लेक्चर लिए हैं, तो ये एमसीक्यू का एक गूगल फॉर्म पड़ा हुआ है, तो इसको ज़रा अटैम्प्ट कर लें, वहाँ से इसके बाद बेशक ये वाला लेक्चर ले लें, ताकि अभी तक जो 30 लेक्चर पढ़े हैं उनको आइडिया हो जाए ये डिस्कशन क्या चल रही है। और उसके नीचे एक वीडियो डिस्कशन अपलोड हुई हुई है, उसको भी देख लें, फिर इसके बाद आपको ये वाला सफ़ा समझ आएगा। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या मैं कह सकता हूँ डेप्रिसिएशन कभी भी माइनस नहीं कर सकते? ये बात भी गलत है। क्या मैं ये कह सकता हूँ डेप्रिसिएशन किसी एक खास केस में माइनस हो सकती हैं? डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन अ खास केस। अब पूछो। वापस आ जाए भाई जीते दी। मैंने तो नहीं पूरा करने को कहा। तो सेक्शन नंबर 22 के मुताबिक क्या माइनस करने की इजाजत है? किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। और डेप्रिसिएशन का रेट किस पे लगता है? कॉस्ट पे। और कॉस्ट सवाल में अवेलेबल है नहीं है? अजी तुन के रखा होता है, जो जेन में जवाब आ रहा होगा वही टोकना होता है। सवाल में कॉस्ट अवेलेबल है लेकिन डेप्रिसिएशन अवेलेबल नहीं है। तो आज पहली चीज आपको मैं कराने लगा हूं, आज डेप्रिसिएशन के रेट दिखाने लगा हूं। ये डेप्रिसिएशन के रेट आपको जाके देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बिजनेस के चैप्टर में देखेंगे। ये डेप्रिसिएशन के रेट पेपर में दिए होते हैं। आज पहली दफा आपको डेप्रिसिएशन के रेट दिखाने लगा हूं बिजनेस के चैप्टर में जाके। सेक्शन 22 में ये कौन सा सेक्शन है? 22। चैप्टर कौन सा? 8। बिल्डिंग के लिए डेप्रिसिएशन का रेट 10%, प्लांट के लिए डेप्रिसिएशन का रेट 15%। डन। तो ये रेट इंशाल्लाह पेपर में दिए होंगे, ये जैसे अकाउंटिंग के पेपर में दिए होते हैं इस तरह टैक्स के पेपर में भी दिए होंगे। तो किस चैप्टर में जाके हमने ये रेट देखे हैं? चैप्टर 8 में। ये चीज मैंने आपको दिखाई हुई थी या नहीं दिखाई हुई थी? नहीं दिखाई हुई थी। तो मैं पहली दफा आपको दिखा रहा हूं, इसीलिए आज तक आपसे टेस्ट में भी टेस्ट नहीं की थी। लेकिन अभी अगर कभी टेस्ट में आई तो बिल्डिंग के लिए 10% रेट में दे दूंगा और प्लांट के लिए 15% रेट आपको दे दूंगा, ताकि आपको याद ना करना पड़े। और याद नहीं करना, बिल्डिंग के लिए 10% बोले, प्लांट के लिए 15%, याद नहीं करना। अच्छा जी, ये जो सारे थे हमने माइनस किए थे एनी की वजह से। सेक्शन 40 का 1, सेक्शन 40 के 1 में लिखा हुआ था एनी, हर किस्म का खर्चा माइनस करने की इजाजत है। हाँ, कोई बुरे खर्चे आ जाएं जैसे फाइन पेनल्टी टू गवर्नमेंट पे की, तो उसकी तो नेचर ही बुरी है। तो उसमें अदर सोर्स के चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, वो खर्चे जिनकी नेचर बुरी है तो उनको आप माइनस नहीं करेंगे। उनकी लिस्ट बिजनेस के चैप्टर में दी हुई है, वो कभी जिंदगी ने मौका दिया तो पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये खर्चे 40 के 1 की वजह से माइनस हो गए। एक खर्चा माइनस होगा 40 के 3 की वजह से, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग and depreciation on plant. So let us lump the cost, find out, ढूंढें। $4 मिलियन की क्या है और मशीन 6 मिलियन। बिल्डिंग कितने की है?
4 मिलियन की, और प्लांट 6 मिलियन इंटू और इंटू 15%। अच्छा जी, अब बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की किताब में डेप्रिसिएशन को मंथ बेस पे पोर्शन करने का कोई तसव्वुर नहीं है। शायद इलॉजिकल बात है, लेकिन बस इसी तरह है, अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। शायद आसान हो गई, इलॉजिकल हो गई लेकिन आसान हो गई। तो लिख लें, डेप्रिसिएशन को पूरे सिलेबस में हमने कहीं भी मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना। पूरे सिलेबस में, बहुत बड़ी बात मेरे मुंह से निकल गई और सही निकली है, डेप्रिसिएशन को पूरे सिलेबस में मंथ बेस पे पोर्शन नहीं करना। ये कहां पढ़ेंगे हम? बिजनेस के चैप्टर में, जहां डेप्रिसिएशन का सेक्शन अभी आपको दिखाया था। हाँ, इंटरेस्ट को तो करते थे, पहले भी करते थे, वो तो क्वेश्चन 14 किया था शायद, 13 पता नहीं, इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में इंटरेस्ट को तो वहां भी किया था मंथ बेस पे पोर्शन। और इंटरेस्ट को तो अभी थोड़े दिन पहले जब लोन दे रहा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, तो वहां भी इंटरेस्ट बेनिफिट निकालते हुए पोर्शन किया था इंटरेस्ट को मंथ बेस पे। तो मैंने डेप्रिसिएशन को कहा है पोर्शन नहीं करना मंथ बेस पे कभी जी। 900 अब वो किसी को शौक था पूरा कराने का टोटल, तो अभी ना कराए, क्योंकि हो सकता है आगे भी कोई अदर सोर्स आ रही हो। ठीक है, सामने वाले के सर पे हाथ रख के उसे कहें, ऐसे किसी सवाल का इंतजार कर रहा था मैं काफी दिनों से, मुझे लगता है वो आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। सामने वाले के सर पे हाथ रखें, फर्स्ट रो वाले जो हैं ऐसे हाथ एक्सटेंड करें और एज्यूम करें कोई जिन है आगे। ओके, चलो चलिए दुनिया दी पॉइंट 2 की नुकरे। That was a bit nice, I enjoy it. पॉइंट 2, हाइब्रिड बॉयज फर्स्ट रो, उठ जाओ भाई, किताब पे सर नहीं रखना। पॉइंट 2, ऑन 1 जुलाई 2022 साल के पहले दिन अमजद ने किराए पे दे दिया। देखें, अमजद अगर इतना कुछ ना करता इस साल में तो आपका कॉन्सेप्ट कहां से बनता? अमजद ने किराए पे दे दिया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को अपनी, सिचुएटेड इन डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची, टू मिर्जा लिमिटेड एट अ मंथली रेंट ऑफ 3 लाख। उसने 2 साल का किराया इकट्ठे ही 1 अगस्त 2022 को पकड़ा दिया। ये हमारा साल नहीं, ये तुम्हारा साल नहीं, ये अगला साल, ये हमारा साल और ये अगला साल। अब इसमें 1 जुलाई को घर किराए पे दिया और 2 साल का किराया 1 अगस्त को उसने लाके पकड़ा दिया। 5 लाख 3 लाख कितने, मुझे तो फिगर भी भूल गई है, वो आते आते 5 हो गई थी, सॉरी। 3 लाख ज़रब 24 कितना बन गया? 1
कोई 72 मिलियन कह रहे हैं, कोई 72 लाख कह रहे हैं। अब ये 7 पॉइंट इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 72 लाख, 72 मिलियन तो नहीं था। 72 मिलियन होता तो एक और आंडा डालते और ये वाला कॉमा इधर आता। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगर तो सैलरी का चैप्टर होता और एम्प्लॉय 12 महीने नौकरी करता और एम्प्लॉयर 24 महीने की तनख्वाह इधर दे देता, ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसा होता खोता तो फिर क्या करते? फिर तो सैलरी में रिसीव्ड बेस पे इनकम में जाती हैं चीज़ें। हाँ, रिलैक्सेशन अवेलेबल है, मैं जनरल रूल की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी के चैप्टर में कोई ऐसा तस्वुर नहीं है। प्रॉपर्टी के चैप्टर में अगर हमें मिल भी गया 72 लाख इकट्ठा, तो हमने सिर्फ ये काम करना है पेपर में कि 3 लाख को इस साल किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 12 से। हमें कंसर्न नहीं कि 2 साल का किराया मिला है या 1.5 साल का किराया मिला है, हमें बस हमारे साल हमने घर कितना अरसा किराए पे दिए रखा, डेट इज 1 जुलाई से 30 जून। तो 1 जुलाई से 30 जून हमने घर किराए पे दिए रखा है। सो दैट विल बी माई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। वर्किंग नंबर 2, अच्छा एक दफा सवाल हमने रीड आउट किया हुआ है, आगे ना फोरफिटेड डिपॉजिट भी आ रहा है, उसके लिए भी 1-2 लाइन में खाली छोड़ देता हूं। तो इसका ग्रॉस रेंट कितने? 3 लाख ज़रबे 12 बोले तो 3600 कर लें इसको। 1-2 लाइनें मैं खाली छोड़ा हूं और इंशाल्लाह आगे रिपेयर अलाउंस वगैरह माइनस कर लेंगे। अगर और कोई इनकम हम प्रॉपर्टी ना आई तो, आ गई तो भी कर ही लेंगे। आपने कौन सा छोड़ना है रिपेयर अलाउंस माइनस किए बगैर? आप लोगों ने तो कल नहीं छोड़ा। उस पर मैंने कमेंट्स अभी अपने पास करने हैं आपको। कल जो कुछ बच्चों ने रोला चला डाला था ना। अच्छा जी, आगे चले। हाइब्रिड में थर्ड रो क्या करने? इसी जलवाने हैं, हाथ खड़ा करें कुछ करवाने, वरना तो ठीक है भाई। हाइब्रिड में जाएं, फीमेल थर्ड रो क्या करवाने हैं पूछें, एसी जलवाने हैं, क्या करवाने हैं? ओके, पॉइंट नंबर 3, नहीं कुछ भी नहीं करवाना, जाएं। ऑन 1 जुलाई 2022 अमजद ने किराए पे दे दिया, नहीं, अमजद ने मुआहिदा कर लिया जीशान के साथ फॉर द सेल ऑफ हिज प्लॉट इन कोयटा। ये जो हमारा अमजद है ना, इसी को देख के शायर ने बोला था, कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर। ये पता नहीं कहां कहां पहुंचा होता है। अच्छा, तो अमजद ऑल्सो एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद जीशान फॉर द सेल ऑफ हिज प्लॉट सिचुएटेड इन कोयटा फॉर 50 मिलियन। कितने का बेचने का मुआहिदा किया? किस दिन बेचने का मुआहिदा किया? साल के पहले दिन। ये प्लॉट खरीदा कितने का था इसने? कितने साल पहले? 7-8 साल पहले इसने प्लॉट खरीदा था। एग्जैक्ट डेट ऑफ परचेज नहीं दी हुई, 7-8 साल पहले इसने प्लॉट खरीदा था। अब ये बेच रहा है। टर्म्स ऑफ सेल के मुताबिक 5 मिलियन उसको अभी मिल गया है। कितने में से? खरीदा कितने का था? बेचना कितने का था? 50 में से कितना मिल गया? 5। एट द टाइम ऑफ साइनिंग किस दिन? 1 जुलाई 22 को। एंड द बकाया वॉज टू बी रिसीव्ड ऑन, बकाया कब मिलना है? 30 सितंबर 2022 को। 30 सितंबर 2022 कब आना है? हमारे साल ही बकाया पैसे आने थे। कितने मिल गए? कितने लेने थे? कितने आएंगे? 45। हाउएवर ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, लेकिन जीशान के घर में पैसे खत्म हो गए और जीशान फेल हो गया। फंक्शनल उर्दू में जीशान फेल टू पे द बैलेंस अमाउंट। जीशान बकाया अमाउंट देने से इनकार कर दिया ऑन द ड्यू डेट एंड कॉन्सिक्वेंटली अमजद ने कब्जा कर लिया उसके एडवांस पर। उसके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में लिखा हुआ था
अगर ना भी लिखा होता तो बस वो आपने कब्जा करना जरूरी है टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के मुताबिक, तो बस वो आज वाली चीज हमने पढ़ी है, बाकी तो टर्म्स हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसने कब्जा कर लिया उसके पैसे पे। तो ये कितना पैसा है? 5 मिलियन। फॉरफिटेड डिपॉजिट फॉर, ये ग्राउंड रेंट था घर का, बिल्डिंग का, और ये प्लॉट का है फॉरफिटेड डिपॉजिट। 5 मिलियन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 5 मिलियन कैसे, इजाजत है? 3 सिफर 3 सिफर, ओके। On 10 April 23, he finally sold the plot to जमशेद फॉर 60, उसने जमशेद को फाइनली प्लॉट बेच दिया 65 मिलियन का। तो जमशेद को जो प्लॉट उसने बेचा है 65 मिलियन का, तो प्लॉट का बेचना तो कौन सी इनकम है? किराए पे देना इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और बेचने का मुआहिदा करना, बाद में बिकना ना और एडवांस पे कब्जा कर लेना इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। किराए पे देना इज इनकम फ्रॉम, प्लॉट का किराए पे देना, घर का किराए पे देना इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और प्लॉट या ये घर कोई भी बेचने का मुआहिदा करना, बाद में बिक ना सकना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और सिमिलरली अगली चीज, बल्कि इससे अलग हटके चीज, वो क्या है? अगर आप प्लॉट या बिल्डिंग किसी भी चीज को बेच दें तो बेचना कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, तो कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक 65 मिलियन का बेचा है और 40 मिलियन का, सॉरी 40 मिलियन का खरीदा था। इसके नीचे 4-5 लाइनें छोड़ के, वर्किंग नंबर तीरी सेपरेट ब्लॉक gain A minus B, where A is 60 and B is 60 मिलियन को ऐसा लिख सकता हूं, एक बता दिया अगर पता चल जाता है तो अगले बंदे के हाथ से नहीं भी क्लास करना होता, गिर जाता है नहीं। और अगर ये हरकतें आपको ऑनलाइन करने का मौका मिल जाए तो कल तो आपने लुट्टी मचा दी थी। 65,000 माइनस 40,000, $25,000। ओके गाइस, यहां तक हो गया सारा। चलें अब खर्चे आ जाएं। खर्चे कौन से? नीचे पड़े हुए हैं ना। Following expenditures were incurred by Amjad in respect of his property in Karachi. ये देखिएगा कहां जाता है, यहां पे कराची के लिए इसने ये खर्चे किए हैं। इन पे तो सेक्शन 15A लगेगा, इन पे लगा था सेक्शन 40 का 1। ओके, तो बरकत के लिए क्लास ले रही, बुक खोल लें, इस पर लिखें ये कौन कौन बरकत के लिए क्लास लेने आया हुआ है। बस ठीक है, मैं आ गया, बस ये काफ़ी है। और क्या चाहते हैं आप? मुझे खुद ही को कर बुलंद इतना, पता नहीं इकबाल ने किसके लिए कहा था। ओके हाँ जी, रिपेयर
इसमें कोई डायग्राम दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल सी बस बात याद कर लें कि जब कभी लैंड, जिसे प्लॉट भी कहते हैं, लैंड या प्लॉट का कोई भी अमाउंट ऊपर आ रही हो तो उस पर कभी भी आपने रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना। तो ये प्लॉट के, ये बिल्डिंग के, बस इस पे रिपेयर अलाउंस कैलकुलेट नहीं करना। प्लॉट लैंड की तो रिपेयर नहीं होती ना। 3600 तारों को छेड़, लैपटॉप की तार को छेड़ है। H U डबल एक्चुअल को इग्नोर करना है। किसको इग्नोर करना है? एक्चुअल खर्चे को इग्नोर करना है। रिपेयर जी क्या हुआ मेरे से पूछे, आगे चले। ग्राउंड रेंट, तो बजाहिर ये लग रहा है कि इसके साथ हर जगह ये होता है कि ग्राउंड इसको कोई नहीं देता। तो किसी का ग्राउंड था, उस पे इसने बिल्डिंग बना के किराए पे दी हुई है, तो बिल्डिंग का किराया इनकम प्रॉपर्टी में जाएगा, लेकिन इनकम प्रॉपर्टी का किराया कमाने के लिए ग्राउंड का किराया देना पड़ा है। तो जिसको ग्राउंड का किराया मिल रहा होगा उसके लिए अदर सोर्स है, लेकिन मेरे लिए तो ये खर्चा है ना। तो ये ग्राउंड रेंट आपको कैसे पता चला सर खर्चा है? बेटा ये लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्राउंड रेंट। सेक्शन 15A का .1 था ये। ग्राउंड रेंट जरा जाके देखें सेक्शन 15A में कहां आ रहा है। पंद्रह ए का साथ वाला देखें, शो देखने है उसको शो देखने दें। 15A का और कितना बेटा रहने तो बता दिए लोगों ने, अपनी तसल्ली के लिए देखा, मुझे पता है तुमने घर जाके भी नहीं देखना। 3 है, ABCD चल रहे हैं, बताएं फिर ये कौन सा है? ए, और ये B फॉर डंकी बोले ना, B फॉर खोता। इंश्योरेंस बिल्डिंग ढूंढे, इंश्योरेंस बिल्डिंग कहां डालेंगे? सेक्शन 15(1) तो है ही, चलें का B हाँ जी, क्या क्या बोलो, क्या ये बोले? 1000। अच्छा शुक्रिया। क्यों इसको घूर क्यों रहे हो 1000 को? 1000 को ज्यादा घूरा ना, उसने नीचे चले जाना। बंदे का नाम बोले, इतनी देर से याद ही नहीं हुआ, हाथ हो गया, अभी भी सवाल देख रहे हैं। मिस्टर अमजद, उबर क्रीम, इसमें बैठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, नाम पूछते हैं, हाल सलाम दुआ, या मुंह घुसा हुआ पूरा अपने मोबाइल पे लगे हुए हों। कोई जिंदा दिल लोग खत्म हो गए हैं दुनिया से, मुर्दा दिल के ख्वाब जिया करते हैं। अच्छा, सवाल में उसने टैक्स नहीं मांगा, लेकिन हम टैक्स कैलकुलेट फिर भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2023। बोले
खुदा के लिए मुझे ना निकालना, चुप, तो मुझे ना निकालना, नहीं खुदा ना वो। भाई हम जस्ट सैलरी इनकम कमा रहे हैं, वो चीजें किराए पे चढ़ाने से फारग हो तो सैलरी कमाए ना। तो 8850 का 75% लें, 8850 का 75% और इसे सैलरी से कंपेयर करें तो सैलरी कम तो टेबल 1। अच्छा जी, अल्लाह के साथ वाले के भाग लगाए। अच्छा, किधर जाने बॉय? चपतूर 4 में, तेबूल 1 में। $8,850, 8,850। चलो रशीद रिवीजन होगी, सीरियल 1 आज पहली दफा लगा। 8,850, 6 लाख तो 8,850 तो 0%। ये रुपीज इन मिलियन में। अब इतने दीवाने, पूरी रात गुजर गई अभी तक ये नहीं पता चला रुपीज इन थाउजेंड में सवाल हो रहा है। रुपीज इन थाउजेंड में सवाल है, तो ये जो सवाल उधर फिगर लिखी हुई है वो कितनी है? 8850,000। तो सीरियल नंबर, आजा अमजद बड़ी प्रॉपर्टियां किराए पे चढ़ा रहा है, आधा टैक्स तकरीबन हुकूमत को दे दे, जो कमाया उसका तकरीबन आधा हुकूमत को दे दे, 45% के करीब। अमजद को बुलाया जाए। अमजद, कोई अमजद नहीं पूरी क्लास में, कैसे हो सकता है? होगा कोई अमजद? वन सिक्स वन ओ ओ ओ ओ जमा 45% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख। थ्री 0 5। इसको अगर मैंने लिखना है 3 सिफरे उड़ा के तो कैसे लिखूं? जब ये 500 नीचे गिरेगा ओ, तो जाते हुए इसको क्या कर जाएगा? पंगा तो लेके जाएगा, जाते इसको 3 कर गया। 500 उठा लूं मैं। रोने की आवाजें आ रही हैं। सेपरेट ब्लॉक इनकम रो रही है, सेपरेट ब्लॉक इनकम रो रही है, ठीक है। सेपरेट ब्लॉक इनकम रो रहा है नहीं, सेपरेट ब्लॉक इनकम से रोने की आवाजें आ रही हैं। तो सेपरेट ब्लॉक इनकम में हमने देखनी है डीओपी और डीओएस, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ, अच्छा जी जाएं जी देखें।
बताएं जी। पुत्र जा, नहीं जाना अम्मी, पुत्र जा, कितने जाने? कैपिटल गेन के चैप्टर में, वेयर वी आर सपोज टू गो। ये प्रॉपर्टी कब खरीदी है? नई खरीदी है, पुरानी खरीदी है? 2014 में। कब खरीदी है? 2014 में। तो यकम जुलाई 24 के बाद खरीदी है? यकम जुलाई 24 से पहले खरीदी है? अच्छा, ये क्या है? प्लॉट है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, या फ्लैट है? प्लॉट है। देखें कैसे आप होते जा रहे हैं, मकसद की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। यानी कि पहले तो हमारे सामने ये था, अब अल्लाह का शुक्र है हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारे लिए सिर्फ ये है। अच्छा, अब 2014 और 2023 के दरमियान, 23 में बेचे, 2014 में खरीदा था, 23 में बेचे। ये तकरीबन जो है वो कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। आप चलें जरा। टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 25,000 लगाएं जरा कैलकुलेटर। 0 है, चलो दिखाएं, यहां पे लिखवाएं, कैसे लिखेंगे? 0। अच्छा, लेटर पकड़ेंगे, उनको टोटल करेंगे कितना आ रहा है? 3073। पेबल टू। बच्चों वाली बातों में फंसते हैं, मुझे भी कभी हंसी आ जाती है आपके ऊपर, लेकिन मैं कंट्रोल करता हूँ पूरी क्लास में। पेबल टू गवर्नमेंट। शहबाज शरीफ को कितने देके आएंगे? 3073। वो कह रहे पहले हमजद तो बनने दें। जी शहबाज शरीफ कहाँ गया हुआ है? सऊदी में गया हुआ है। इतनी नजर ना रखा करो यार लोगों पे। जब मैंने मार्कर उठा लिया, कहते मैं उठा देता। अम्मी बर्तन धो के फ्री हो गई। ओहो अम्मी, ये तो सर ने कहा था आज मैंने धोने थे। चलो बेटा कल धो देना। नहीं, वो तो आज सोचा था मैंने बस। वैसे देखिए हो सकते हैं ये काम मेरे ख्याल से, जितना मोबाइल, आप ये कि मैं सीए कर रहा हूँ तो मैं बर्तन धो, मैं सीए कर रहा हूँ तो ये नहीं कर सकता। जितना को मोबाइल का 15-20 मिनट आधा घंटा है, क्योंकि हदीस में आता है ना, जो किसी के काम में लग जाता है अल्लाह उसके काम में लग जाते हैं। तो अगर आप किसी का काम कर रहे हो तो अल्लाह आपका काम कर दे, और वो काम भी वालदा का हो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे हाथ का घर का कंट्रोल आप संभाल लें, लेकिन अबू ही कहीं पुत्र तू बाहर निकल रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया करे ना, पता तो चले। बेटा माशाल्लाह चाको चौबंद है, सुस्त पड़े रहे 12 बजे अम्मी आवाज, उठ जा। It's not, ये तो एक अच्छे बंदे की अलामत नहीं है ना, दीन के एतबार से भी दुनिया के एतबार से भी, ये तो दोनों एतबार से सही नहीं है। ओके, वापस आ जाइए जिथे दी। कम बैक टू इनकम फ्रॉम सैलरी। हाँ हाँ,
प्रोविडेंट फंड, पेज नंबर 111, लीव इनकैशमेंट 111, लीव इनकैशमेंट। कई दफा ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को कहता है कि बेटा मैं तुम्हें छुट्टियां दे रहा हूं, लेकिन वो कहता है मैंने छुट्टी नहीं लेनी, मुझे पता है मैं घर हूं तो मेरे साथ और ज्यादा होती है, तो मैंने छुट्टी नहीं लेनी, तो इसलिए प्लीज मुझे नहीं छुट्टी चाहिए। तो अब उसकी छुट्टियां कमुलेट होती रहती हैं, तो करते करते वो इतने पैसे बन जाते हैं कि उसका नाम फिर लग जाता है लीव इन कैश, यानी पैसे ले लें इसकी जगह कुछ, कि आपने बड़ा काम करके दिया हमें, लोग तो छुट्टियां भी करते थे, आप छुट्टियां भी नहीं करते थे, तो लीव्स इन कैश करा ली जाती हैं, लीव इन कैशमेंट। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन इनकैशमेंट ऑफ लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, कोई भी अमाउंट जो आप रिसीव करें लीव इनकैशमेंट की जब आप रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हो, असल में जब आप रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको ये पैसे गवर्नमेंट लाके दे देती है। तो अगर रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो एक लफ्ज आया करेगा पेपर में लीव इनकैशमेंट, ये पैसे आपको हमेशा माफ हुआ करेंगे या ये पैसे जो है वो अगर आप हुकूमत या फौज के नौकर हुए फिर माफ हुआ करेंगे? अगर हुकूमत या फौज के नौकर हुए फिर ये पैसे माफ हुआ करेंगे, वरना ये पैसे माफ नहीं हुआ करेंगे, वरना ये पैसे माफ नहीं हुआ करेंगे। आगे, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। अगर कभी पेपर में एक लफ्ज आ जाए कि वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में भी, लेकिन उधर हमने शायद उस बंदे के एंगल से पढ़ा था जो कंपनी दे रही है वर्कर को, इधर हम उस एंगल से पढ़ने लगे हैं कि एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो लिखिए एम्प्लॉय को मिल रहा है। उधर किस एंगल से पढ़ा था? कंपनी दे रही है। जैसे हर जगह इसी तरह होता है ना, एक कॉलेज है, फीस आप दे रहे हैं, कॉलेज ले रहे हैं, तो हर ट्रांजैक्शन के ऐसे दो एस्पेक्ट होते हैं ना। जैसे एक बंदा एक को डेटर कहता है तो दूसरा उसे क्रेडिटर कहता है। तो सिमिलरली चैप्टर 4 में भी हमने पढ़ा था, लेकिन उधर किस एंगल से पढ़ा था? कंपनी दे रही है। और इधर किस एंगल से पढ़ेंगे? अगर कभी पेपर में आ जाए, जो आज तक कभी आया नहीं, कि वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड के पैसे मिले हैं, तो बताएं इन पैसों को क्या करना है? फुली एग्जाम कर देना है। बोलें इट इज फुली एग्जाम, ये फुली एग्जाम है। अच्छा जी, ये मिसाल के तौर पे आपके सामने जो है, मैंने ये चैट जीपीटी आपके सामने इस पे लिखा है, सब सामने इधर लोगों को नजर आ रहा है? पहली लाइन वालों को ये एक्सपेंड नहीं हो रहा। तो हमने लिखा हियर आर सम टफ एमसीक्यूज बनाए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो उसने ऊपर नीचे लिखा एडवांस लेवल, और एमसीक्यू देखें, विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डील्स विद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
सेक्शन 11, सेक्शन 13, सेक्शन 15 या सेक्शन 17? तो जवाब आ रहा है सेक्शन 15। अब ये उसने अपनी तरफ से बहुत टफ बनाए थे। तो मतलब कहने का ये था कि एमसीक्यूज जो है वो इधर उधर से नहीं उठाए जाते, ये सारे एमसीक्यूज 10 से इनमें से एक भी इस काबिल नहीं था कि आपको दिया जाता, क्योंकि आपने हंसना था यार ये देने के लिए बुलाया था। मैं ऐसे ही 9 बजे बैठा पागलों की तरह, मेरे 25 बड़ा 25 आ गए सबके। तो इधर उधर की रिसोर्सेज से नहीं मिलते एमसीक्यूज, और ना ईजीली अवेलेबल होते हैं, तो उनको फिर खुद ही बनाना पड़ता है, बने बनाए तैयार कहीं से नहीं मिलते। तो जब वो बनाए गए, बनाने के बाद अपलोड किए गए, बस एक थोड़ी सी सुस्ती हो गई कि आपको अपलोड होने के बाद बताया कि आपने 10 मिनट में करना है। अब इस पे बेचारे बच्चों ने बजाय कि मेरा आर्गूमेंट सुनते कि मैंने मादरत कर ली, हाँ यार गलती होगी, आइंदा इसका एहतियात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसे ऐसे कमेंट्स देते रहे, लिख के भी और बोल के भी, कि एक रैशनल बंदा आपसे तो कम से कम, आप जो बैठे हुए हैं सारे, जो ऑनलाइन वाले बैठे हैं, उनसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तो थोड़ा सा ज़रा समझ जाया करें बात को, और अगले बंदे की बात सुन लिया करें, उसके बाद ज़िंदगी में बोला करें। ठीक है जी? नहीं 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 नहीं, सॉरी वाला क्या मसला है। चलो जी बंद कर दो यार।